नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम दिसंबर से जनवरी तक होने वाला है और हर साल होता है। उनके लिए मैं ट्रिक से पेडागोजी कराऊंगा। हमेशा जो भी कराऊंगा आपको ट्रिक से पेडागोजी कैसे सोल्व करें, एक बार में आपका बेटर परफॉर्मेंस हो जाएगा पेडागोजी में। और आज जो क्वेश्चन होने वाला है वह 8 जनवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट वाला CBT, उसका पेपर मैं कराने वाला हूँ सीटेट के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रथम प्रश्न बाल विकास CDP के काफ़ी बेटर तरीका से बताऊंगा और जैसे मैं बताऊंगा वैसे यदि आप करते हैं तो डेफिनेट रूप से आप ऑनलाइन भी मेरे यहाँ अच्छा तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन है विकासात्मक परिवर्तन। ऑप्शन है सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होती है। दूसरा है मध्य बाल तक बहुत तेजी से होते हैं फिर रुक जाते हैं। ये ऐसा नहीं है, विकास कभी नहीं रुकता है। तीसरा है कि हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एकल आयामी होते हैं, एक आयामी नहीं होता है विकास, याद रखिएगा। विकास जो है वंशानुगत कारकों और पर्यावरण के प्रभाव की परस्पर क्रिया से होती है। बहुत बेटर भाई, विकास पर्यावरण में निर्भर करता है और कुछ आनुवंशिकता पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ जिन्होंने D बताया उन सभी का सही जा रहा है। नेक्स्ट है कि डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है। स्थूल कौशल के बारे में मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। जिसमें शरीर के, मान लीजिए आपका ये शरीर है, जिसमें शरीर के बड़ा मांसपेशियां काम करे, बड़ा मांसपेशियां पैर हुआ, कंधा हुआ, हाथ हुआ, ठीक है, जिसमें शरीर के बड़े मांसपेशियां काम करता है उसको स्थूल कौशल कहते हैं, याद रहेगा। सूक्ष्म गति कौशल क्या है? जिसमें शरीर के छोटा सा पार्ट काम करे, जैसे कि उंगली जो है वह छोटा सा पार्ट है, वह काम करेगा तो स्थूल सूक्ष्म गति कौशल कहलाएगा। तो याद रखिएगा, शरीर के बड़ा मांसपेशियां स्थूल कौशल, छोटा मांसपेशियां काम करे सूक्ष्म गति कौशल। अब आते हैं स्थूल कौशल का उदाहरण बताइए जिसमें बड़ा मांसपेशियां ऑप्शन में दिया हो। तो भागना, भागेंगे क्या चीज से भाई? पैर से भागेंगे, तो बड़ा मांसपेशियां काम कर रहा है। चित्र बनाएंगे, उंगली से बनाएंगे ना भाई, तो ये सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो सबसे बेटर तो आपका ए जा रहा है। बी पर देख लेते हैं। निचोड़ना, निचोड़ेंगे तो हाथ के उंगलियों से निचोड़ेंगे भाई, तो ये सूक्ष्म स्थूल कौशल नहीं होगा निचोड़ना। पकड़ना, हाथ से ही पकड़ेंगे, उंगली से ही पकड़ाता है 5 उंगली से मिल करके, तो ये भी आपका नहीं है। आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, रेखा उंगली से बनाएंगे तो स्थूल कौशल नहीं है। ताली बजाएंगे तो तलिस्ती से केवल होगा। तो भागना जो है वह स्थूल कौशल है और चित्र बनाना सूक्ष्म गति कौशल है। अब भाई इतना बेटर तरीका से बताया, आप सभी इसको नोट जरूर करें कि बड़ा मांसपेशिया स्थूल कौशल, छोटा मांसपेशिया सूक्ष्म गति कौशल, बस यही नोट कर ले। इनमें कौन सी बच्ची मध्य बाल अवस्था में होगा? एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भ में नकल सीखना शुरू किया है। यहाँ पे जो नकल है ये अच्छा नहीं जाता है, याद रखिएगा। एक बच्ची जो अमूर्त विचार का आसानी से पालन कर सकती है। देखिए अमूर्त विचार जो होगा वो अच्छा नहीं जाएगा क्योंकि मूर्त पर बेटर माना गया है। अमूर्त मतलब होता है अप्रत्यक्ष, जो सामने में नहीं हो। एक बच्ची जो सकारात्मक खेल में शामिल नहीं हो सकती है, ये देखिए नहीं लगा दिया। एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, ये मध्य बाल अवस्था का एज होता है, जो 6 से लेकर के 11 वर्ष की अवस्था को माना जाता है। प्रारंभिक बाल अवस्था पूछे तो 3 से 6, मध्य बाल अवस्था 6 से 11। इतना तो याद रखना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में
व्यवहार के तरीके सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है, और मूल्य और जीवन को मापदंडों को जानते हैं। अच्छा बोला, तो इसको हम पॉजिटिव तौर पर मानेंगे। आर में बोल रहा है कारण में कि परिवार बच्चे के समाजीकरण का द्वितीय कारक है। देखिए कितना घटिया बात बोला। परिवार जो होता है प्रथम होता है, विद्यालय जो होता है वह द्वितीय होता है। ये परिवार को द्वितीय बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। आपका फर्स्ट सही जा रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है ए सही, लेकिन आर गलत। क्लियर? तो अच्छे तरीका से मैं कराऊंगा, मेरे यहाँ करने के बाद शायद ही आपको कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही मिलान है? सही बता दीजिए, इसमें कौन बोला है। ऑप्शन देखिए, सहसावस्था में बच्चा तर्क लागू करता है। बताइए, 0 से 2 वर्ष में बच्चा के पास तर्क करने की क्षमता रहता है? नहीं रहता है ना, गलत बोला, तो हम इसको नहीं मानेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है 2 से 7 वर्ष। निगमनात्मक तार्किक सोच नहीं होता है, याद रखिएगा। तार्किक सोच जो होता है पूर्व में नहीं होता है, इसके आगे होता है। 2 से 7 नहीं, 7 से 11 वाला वर्ष में होता है, तो ये भी आपका गलत हुआ। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण संरक्षण कर पाता है, अच्छा बात है। मूर्त में आपके सामने में है तो उसका आप वर्गीकरण कर लीजिएगा, सामने में है तो उसको सुरक्षित रख लीजिएगा, संरक्षण कर पाइएगा, तो ये बेटर बोला। अमूर्त संक्रियात्मक ये तो भाई 11 से ऊपर होता है, 11 से 15 वर्ष की अवस्था तक, तो इसमें अनुकरण करेगा, नकल करेगा, तो गलत बोला है। आपका उत्तर जाएगा मूर्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपना और पर्यावरण के बीच आप खोज रहे हैं, क्या कहलाएगा? समयीकरण, संगठन, समावेशन, समायोजन। समायोजन और समावेशन दोनों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या बोला जा रहा है, याद रखिएगा, आप अपने आप को और पर्यावरण के बीच संतुलन खोज रहे हैं, तो उसको कह रहेंगे क्या? दोनों के बीच में संतुलन। संतुलन को बोलेंगे क्या? समयीकरण। दोनों में समान चीज खोज रहे हैं, समयीकरण। पर्यावरण और अपने बीच संतुलन की खोज, तो समयीकरण माने समान चीज खोजे जा रहे हैं, तो आपका उत्तर ए होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लेई वाइगोस्की के बच्चे के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? तो देखिए, वाइगोस्की ने सुझाव दिया है कि बच्चे में बहुत सी क्षमताएं होती हैं, जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ करते हैं। ये तो अच्छा बोला, बच्चे में बहुत सारा चीज शामिल होता है। अब देखिए बी ऑप्शन क्या कर रहा है, वाइगोस्की बच्चे को एक कोरा कागज कोई भी वैज्ञानिक बच्चा को नहीं बोला है। कोरा कागज कुछ नहीं जानना को बोलते हैं कोरा कागज। वाइगोस्की ने प्रस्ताव किया कि बच्चे वयस्क की तुलना में मात्रात्मक शब्द अच्छा नहीं होता है। भाई तुलना शब्द अच्छा नहीं होता है, याद रखिएगा। वाइगोस्की ने अपने बच्चे की क्षमताओं को बहुत कम आका है ना, ये गलत गया, कम शब्द। तो आपका सबसे बेटर जो है वो आपका यही जाएगा। नेक्स्ट है कि एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिगसॉ पहेली बनाने में मदद करती है? इशारे और संकेत से। देखिए, हम जो बताते हैं अगर उससे आप शायद नोट कर ले रहे हैं तो जीवन में आप कभी भी सीटेट में फेल नहीं करिएगा। इशारा संकेत को बोलते हैं पार। क्या बोलते हैं? इशारा और संकेत से अगर आपको टीचर सहयोग कर रही है तो उसको पार बोलते हैं। पार मतलब होता है ढांचा। अब इशारा संकेत से कैसे टीचर सहयोग करेगी? तो मान लीजिए आप कक्षा में बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारा बच्चा एग्जाम दे रहा है, टीचर यहाँ पे है और एक बच्चा का रिलेशन टीचर से है,
तो टीचर उंगली से बता रहा है एक का आंसर 2, है ना। इशारा से आंसर बता रहा है किसी को, तो इशारा से चोरी करवाना या इशारा से बताना, मदद करना पार कहलाता है। पार बोले तो ढांचा, पार बोले तो क्या भाई, ढांचा, याद रखिएगा। इशारा कहीं भी रहे पार होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन है कि बात, देखिए कथन करण से आप लोग डरिएगा नहीं, जब तक हम हैं तब तक डरने की आवश्यकता नहीं है। कथन कारण में नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान से देखा जाए क्या बोला जा रहा है। एक बाल केंद्रित कक्षा व्यवहारवादी होता है और एक कठोर संरचनिक पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। देखिए बाल केंद्रित जब कक्षा होगा तो कठोर का अनुसरण करेगा बच्चा, करेगा भाई। तो बच्चा को कठोर अनुसरण करने में काफी कठिनाई होगा। ये गलत बात बोला। बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह हो। शिक्षक खूब पीटे तब बच्चा सीखेगा, सीखबे करेगा भाई। लेकिन एक गलत अवधारणा है, तानाशाह मने पीटना, कड़ा अनुशासन, तो ये आपका दोनों गलत चला गया। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील कक्षा तब होता है जब शिक्षक पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करे, पूरी तरह से। जब शिक्षक नियंत्रित करेगा तब तो बच्चा भाई ऊब जाएगा। बच्चे की भागीदारी न्यूनतम, देखिए बच्चे की भागीदारी न्यूनतम बोल दिया, यहाँ गलत हो गया। गतिविधियां कार्य करते समय बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए जब गतिविधियां हो रहा हो, बच्चा कोई काम कर रहा हो या चित्र बना रहा हो, उसी टाइम में चुपके से जा करके आप उसका मूल्यांकन कर लेते हैं तो उसको बेटर माना जाता है भाई। समय सारणी, बैठने की व्यवस्था तय करना, ये समय सारणी से कोई मतलब नहीं है प्रगतिशील कक्षा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमित तर्क देता है कि हम कानून को बदल सकते हैं, वाह, यदि वे समाज के जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार यह नैतिक तर्क किस अवस्था में आएगा। याद रखिएगा, सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास नहीं होगा, सामाजिक व्यवस्था नहीं होता है, सामाजिक अनुबंधन होता है। क्या नाम है उसका, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास बोलते हैं उसको। यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि समाज के जरूरतों जो पूरा नहीं करते हैं उसको हम बदल सकते हैं लोकतांत्रिक माध्यम से, तो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ठीक है, अगला है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होता है। हार्वर्ड गार्डनर क्या कह रहा है, बुद्धि व्यक्तियों में अपनी पहचान, अब पकड़ना है। गार्डनर साहब के बारे में बोला कि बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, तो अपने बारे में जानेगा। तो मैं आपको 2 अनुस्वार वाला पढ़ाया था ट्रिक, 2 अनुस्वार वाला ट्रिक मारिएगा। दूसरे के बारे में रहता तो 1 अनुस्वार ऊपर वाला होता। ठीक है, तो 2 अनुस्वार वाला इसमें मारेंगे, अपने वाला, तो अंतः वैयक्तिक बुद्धि 12 का डी पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है। लड़कियां कारों से नहीं खेलती। देखिए कितना गलत भावना है। यह वाक्य क्या दर्शाता है, सीधी सी बात है कि यहाँ पे लड़का लड़की में भेद हो रहा है कि लड़कियां कार से नहीं खेलेगा। तो जहां भी भेद रहे आंख बंद करके जवाब देना है, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। ठीक है, इसमें जेंडर शब्द बहुत जगह है। जेंडर भूमिका, लचीलापन, प्रासंगिकता, स्थिरता, रूढ़िवादिता शब्द याद रखिएगा तभी पकड़ाएगा। आपका उत्तर सी पड़ गया।
जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में संस्कृति और भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? ऑप्शन है मानकीकृत कठोर पाठचर्या का पालन करना, ये दोनों वर्ड अच्छा नहीं है। प्रत्यक्ष निर्देश के तरीके का प्रयोग कर, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना, अप्रत्यक्ष का नहीं करिएगा, तो ये भी गलत। कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना कभी भी नहीं होता है 1 to 5 में, ये बेकार होता है। विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना, विभिन्नता जो होता है उसको अभाव के रूप में मत देखिए कि भाई विभिन्नता है तो अभाव हो गया है, इसके रूप में नहीं देखना है। बहुत अच्छी बात बोला यहाँ, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन क्या होता है भाई? शैक्षणिक वर्ष में एक बार ले जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक बार अब परीक्षा गलत हुआ। एक निश्चित अवधि में बच्चे के प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, निश्चित अवधि है, यहाँ पे कोई एक बार दो बार नहीं बोला है, निश्चित अवधि बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सभी शैक्षणिक गतिविधियाँ केंद्रित होती है योग्यता क्रम और रैंक देने के लिए, है ना, ये गलत हुआ। योग्यता क्रम भी गलत होता है। ठीक है, तो आपका बी पर उतर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी कक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर गया काम से व्यक्तिगत मतभेद का ध्यान और सम्मान करना है। बहुत अच्छी बात है भाई, व्यक्तिगत जो भी मतभेद है उसको ध्यान रखना है, उसका सम्मान भी करना है, कहीं भी गलत नहीं बोला है। विशेष विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा, बोले तो आपको बिजनेसमैन बना रहा है यहाँ पे। वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता और उनके बारे में रूढ़िगत बनाना, दिव्यांग है उसके प्रति संवेदनशीलता बेकार होता है। ठीक है, आपका सबसे बेटर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार पठन वैफल्य की पहचान है? पठन वैफल्य बोलते हैं क्या किसको है भाई? जिसको पढ़ने में कठिनाई हो। ठीक है, तो देखिए बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12 लिखना। अब देखिएगा अगला भी देख लेते हैं। पठन बार बार स्वभाव बदलना गलत होगा। अपमानजनक व्यवहार से मतलब नहीं है। कम ध्यान अवधि, अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, ये भी नहीं होगा। तो आपका होगा कौन सा भाई? लिखने में आप कहिएगा कि पढ़ने की बात है, लिखने की बात बोला जा रहा है, नहीं। बी को डी के रूप में लिख रहा है और 21 को 12 के रूप में लिख रहा है। तो एक प्रकार के लिखने में जब कठिनाई भी होता है तो वो भी डिस्लेक्सिया के अंतर्गत ही आता है, अगर डिस्ग्राफिया नहीं हो तो इसमें डिस्ग्राफिया के बारे में कहीं भी नहीं बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है कि वे विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है, स्वलीनता समझते हैं, अपने में मग्न है, कोई काम ले एगो पंखा के टुकड़ा को लेकर के उसी में दिन भर लगा रहता है, उनकी पहचान उसके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जाती है? देखिए जिसके अंदर स्वलीनता है वह अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार की चुनौती। ग्रहणशील माने क्या? ग्रहण करने के लिए चुनौती होता है। जो बच्चा स्वलीन है माने कोई चीज में मग्न है, एक चीज में लगा हुआ है दिन भर, तो ग्रहण कर पाएगा? ग्रहण करने में उसको क्या होगा? चुनौती होगा। ये बात सही बोला। तो यहाँ पे सबसे बेटर ए ही माना जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है वे सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? दिव्यांग विद्यार्थी है और सफल समावेशन होना है तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन है सुलभ और संरचना इमारतें, विद्यार्थियों का अलगाव नहीं, शिक्षकों का पक्षपात रवैया, बच्चा अगर दिव्यांग है, अंधा है, लंगड़ा है तो पक्षपात करिएगा नहीं, बच्चों के बीच सहानुभूति देंगे, ये तू लंगड़ा है, आओ आराम से आओ, तो सहानुभूति भी नहीं देना है। सहानुभूति भी दीजिएगा तो कहें कि हम लंगड़ा है ना इसलिए सर जी हमको बहुत मानते हैं,
इसीलिए न सहानुभूति देना है ना कुछ करना है। क्या करना है, समान रूप से चलना है सबको लेकर। तो सुलभ अवसंरचना इमारतें, सुलभ अवसंरचना इमारतें बनाना है। जो बच्चा दिव्यांग है उसके लिए थोड़ा सा सुलभ, जैसे कि अवसंरचना इमारतें मैंने समझ रहे हैं ना, जैसे विद्यालय में एक सीढ़ी होता है जो रैंप होता है, उसमें ढलाऊ टाइप का एक सीढ़ी नहीं होता है, हाँ, तो वही उसी को बोलते हैं। उससे दिव्यांग को फायदे होते हैं। चलिए, चलने में, चढ़ने में, उतरने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है भाई कि निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा। ऑप्शन नंबर है, कौन सा उत्तर होगा, कार्य की प्रासंगिकता और मूल प्राथमिकता को कम। ये जो अच्छा नहीं बोल दिया भाई, कम काहे करेंगे। आपस में खतरों और विकर्षणों को कम करना, ये तो अच्छा हो गया। खतरा और विकर्षण को जब कम करेंगे तो ये अच्छा जा रहा है, ये अच्छी बात है। खतरा को कम करना है। उपकरण और सहायक तकनीकों तक पहुंच को कम करेंगे, ये गलत हो गया। उपकरण के पास बच्चा पहुंचे तो अच्छी बात है। विद्यार्थियों को व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंध, प्रतिबंध शब्द अच्छा नहीं है। उत्तर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा में विद्यार्थी स्वयं पहल करके और चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। ऑप्शन है व्यवहारवादी, अनुकरण, सामाजिक संरचना, प्रतिपादक शिक्षण। तो कहीं भी अगर है सक्रिय भागीदारी तो सामाजिक संरचना में बच्चा सक्रिय भागीदारी लेता है क्योंकि उसके जीवन से जुड़ा हुआ है, समाज उसके जीवन से जुड़ा हुआ है। अनुकरण अच्छा नहीं है। व्यवहारवादी गैस्टलवादी मनोवैज्ञानिक है तो स्पेशल कोई वैज्ञानिक का नहीं मानना है। प्रतिपादक शिक्षण नहीं मानना है। ठीक है, तो आपका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट है कि सार्थक अधिगम एक मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करता है। देखिए, कोई चीज़ हमसे सीख रहे हैं या आपको टीचर कोई लिखवा दिया, आप ज्यों का त्यों आप उसको सुना दिए तो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपनी शब्दों में दे। तो या करे ज्यों का त्यों उतार देना तो समझ जाएगा कि नकल किया है। ठीक है, तब होता है जब विषय वस्तु गैर संदर्भित हो। असंदर्भित शब्द होना तो बेटर होता, लेकिन गैर संबंधित हो। मान लीजिए आप सीटेट की पढ़ाई कर रहे हैं, आप घर पे जाके ग्रुप डी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, रेलवे का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो गैर संदर्भित नहीं पढ़ना है। जब तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थी अधिगम को नियंत्रित करता है। देखिए, विद्यार्थी अधिगम को नियंत्रित नहीं करेगा, विद्यार्थी नियंत्रित नहीं करता है भाई। चलिए, सार्थक अधिगम को में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है। बहुत अच्छी बात बोला यहाँ। आइए अब लास्ट की ओर अब चलेंगे और कुछ प्रश्न बचे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोला जा रहा है कि 2020 निम्नलिखित में किसकी वकालत करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी वकालत करता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। संरचनात्मक समझ पर जोर, ये जो जोर है ना आप बल, ये गलत होता है। योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि, प्रौद्योगिकी को में कमी करना, वो नहीं करता है। सॉरी नहीं करता है। तो योगात्मक शब्द नेगेटिव होता है, पाठ्यक्रम में वृद्धि कर नेगेटिव होता है, प्रौद्योगिकी में कमी नेगेटिव होता है भैया। ठीक है, ये संरचनात्मक समझ को जोड़ देता है, ये सही जाता है ना, सही था वो। नेगेटिव क्वेश्चन में 3 नेगेटिव क्वेश्चन, इसमें 3 मिल रहा है, 2 3 4 नेगेटिव है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है। प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप बताना है, कौन सा है। तो किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके अंतर्गत रुचि किसी विशेष क्षेत्र में हो गया तो डिफिनिट रूप से उस क्षेत्र में आप महारत हासिल कर लीजिएगा, लक्ष्य भी आपको प्राप्त हो जाएगा।
तो अगर रुचि है आपके अंदर किसी विशेष क्षेत्र में, सुनिएगा, सीटेट में अगर आपको रुचि है तो आप महारत हासिल कर सकते हैं। रुचि जिसके अंतर्गत नहीं है वह महारत हासिल नहीं करेगा। ठीक है, पुरस्कार शब्द अच्छा नहीं जाता है, परिहार अच्छा नहीं गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाते हैं, बेटर गया आपका ऑप्शन 1 ही। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध करने के लिए, मतलब कि सुधारने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में किस पर ध्यान देना चाहिए? किस पर ध्यान दीजिएगा? ऑप्शन है, परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करेंगे, गया परीक्षा से बहुत डरना चाहिए, रट कर याद करने पर बल देना, रट कर याद पर उस पर बल नहीं देना है, निष्क्रिय सुनने पर बढ़ावा देना कि मत सुनो, बच्चों को पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, उसके पास जो जानकारी है उसको अभी के जानकारी में जोड़िए, बहुत अच्छा जाएगा। और ऐसे ऐसे तो शायद क्वेश्चन कभी नहीं गलती करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थी द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? विद्यार्थियों से निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण कौन सा है? 26 का बताइएगा। रटने और याद करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं, गलत बोल दिया। ठीक है, ऐसी स्थिति बनाना जहां गलत अवधारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंध हो, गलत अवधारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंध हो। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात बोल दिया भाई, है ना। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत अवधारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंध हो, अच्छा बात है। गलत अवधारणा नहीं बोलना है, प्रतिबंध लग जाए तो अच्छी बात है। हाँ, भ्रांतियों के प्रति उत्तर होते हुए अवलोकन के अवसर देना, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, भ्रांतियों के लिए अवसर नहीं देना है, भ्रम फैलाने के लिए अवसर नहीं देना है। विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना, ये देखिए जो वर्ड है अनदेखा, अच्छा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर सी। 26 का आपका उत्तर, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करने वाली बात है, यहाँ अवसर वाला ही जाएगा सही। ठीक है, थोड़ा सा इस पर सुधार करिए आप सभी कोई। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन पर अवसर देना, अच्छा बात है, अवसर देना है बच्चों को, ये सही जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमसे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचना समझ को सुसाध करने में सहायक है? कौन सा होगा? देखिए, कार्य को संरचनात्मक समझ में सुसाध करना है, प्रतियोगिता से नहीं होगा। वेधन बोलते हैं ड्रिल, अभ्यास। वेधन शब्द अच्छा नहीं होता है, दंड से नहीं होगा, कार्य और संवाद से होगा। क्लियर? नेक्स्ट है, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश को सक्रिय करना चाहिए। आप एक टीचर है तो बच्चे में क्या सक्रिय करिएगा, यही पूछ रहा है। क्षमताओं को अस्थायी मानने की धारणा, अस्थायी मानिएगा, गलत हो गया। क्षमताओं में वृद्धि होने की धारणा, हाँ आप टीचर है तो आप सोचिएगा कि बच्चा का जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो कुछ। प्रतिस्पर्धा शब्द अच्छा नहीं होता है, अस्थायी भी अच्छा नहीं होता है, प्रतिस्पर्धा भी नहीं होता है, हीनता भी ठीक नहीं होता है। ठीक है, चलिए जो लोग नोट करना चाहेंगे नोट कर लीजिएगा क्या क्या ठीक नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? बाह्य अभिप्रेरणा बोलते हैं पुरस्कार, दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना। देखिए दंड क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा के लिए सर जी मारेंगे तो गृह कार्य डरे करके आएगा, ये तो है बाह्य अभिप्रेरणा। उसके बाद आपका हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद में शामिल करना, ये बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है। प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, अब देखिए जीतने के लिए शतरंज सीखना, जीतने के लिए तो जीतना हो गया बाह्य अभिप्रेरणा। साथियों के प्रभावित करने के लिए नृत्य, साथियों को प्रभावित करने के लिए दोस्त के सामने में हीरो बनने के लिए नृत्य कर रहा है, ये भी होता है बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा समझिएगा, मतलब दो वर्ड होता है उसमें, दो वर्ड क्या, तब प्रभावित करने के लिए नृत्य किया, बाह्य अभिप्रेरणा। दंड से बचने के लिए होमवर्क किया, दो वर्ड हो गया कि नहीं हो गया। प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज खेला, दो वर्ड हो गया कि नहीं हो गया। तो दो वर्ड हो जाता है वह बाह्य अभिप्रेरणा, और जिसमें दो वर्ड नहीं हो बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद
अब कहिए ज्ञान के लिए वाद विवाद हो रहा है, तो वाद विवाद जो हो रहा है उसमें शामिल हो रहा है तो अकेले नहीं ना शामिल होगा। और वाद विवाद में एक आदमी थोड़ा रहता है, बहुत सारे आदमी होते हैं, तो बेटर माना जाता है। अगला और लास्ट है आज का कि डैश इस्तेमाल में से विद्यार्थियों की उपलब्धियों में डैश होने की संभावना है। भाई किसके इस्तेमाल से क्या संभावना होगी बताइए। तो सामाजिक सहयोग भरेंगे यहाँ पे, सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों में उपलब्धियों में क्या होगा, वृद्धि होगा। उपलब्धि में कमी मारिएगा नहीं, कमी मारिएगा नहीं। उपलब्धियों में सुधार होगा, तो सुधार तो सही है, ये सही है, लेकिन बहिष्कार क्या है भाई, गलत हो गया। तो आपका उत्तर कौन सा होगा, सामाजिक सहयोग से उपलब्धियों में वृद्धि होने की संभावना है। क्लियर। तो दोस्तों जितने लोग आज के क्लास में आए सभी को मैं कहना चाहूँगा कि एक बार लाइक करके जाइएगा, क्योंकि जो भी मैं पेपर करा रहा हूँ ये आपके क्वेश्चन बैंक है जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, सीटेट का एग्ज़ाम, उसी के प्रश्न पत्र को मैं करा रहा हूँ। तो एक बार शेयर लाइक अपने दोस्तों के पास ज़रूर करें, जो दोस्त आपके काफ़ी फेवरेट हैं। अगल बगल के दोस्तों से बच के, क्योंकि अगल बगल वाले ताने मारते हैं, तो उनसे बचाव करके अपने दूर वाले दोस्त जो फेवरेट हैं उनके पास ज़रूर भेजें। और अच्छे से एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आप सभी को विशेष सूचना दे देता हूं कि 11 बजे रेगुलर मॉर्निंग में लाइव क्लास होता है, तो इसमें आप लाइव में डायरेक्ट शामिल होइएगा तो काफ़ी बेटर होगा। कमेंट भी कीजिएगा, अच्छा लगता है। सभी का लाइव मैं देखता हूँ। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।